देखिए, नया टॉपिक जो हमारा है वो है द स्ट्रेट लाइन। अगर नॉर्मल वे में कहें, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and DRS of line ABC या proportional to quantity ABC is y minus y1 and z minus z1। ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और इसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं। 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन की लाइन नहीं है। और इसी चीज को जब वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो गौर करिए, लिखा होता है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ए क्या है? ए जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ x1 y1 z1 है। मतलब a इज इक्वल टू x1 i y1 j z1 k है। मतलब जो ये ऊपर लिखे हैं वो आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा x के आगे 1 होना चाहिए, y के आगे 1 होना चाहिए, z के आगे 1 होना चाहिए और यहाँ पर बीच में माइनस होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पर 2x प्लस 1 है और कोई आपसे कहे कि इसे किस पॉइंट से आप मान रहे हैं जाता हुआ, सबसे पहले 2 को हटाया जाए, फिर उसके बाद यहाँ जो प्लस दिख रहा है तो -1/2 है। और b क्या है? v जो है इस जगह पर लाइन पैरेलल टू वेक्टर b। अगर लाइन पैरेलल है वेक्टर b के तो गौर करो ये b की b इज इक्वल टू, ये सेम लग रहा है इसलिए इसे a1 b1 c1 कर दो चाहो तो b इज इक्वल टू हो गया a1i b1j c1k। मतलब जो DRS लिखे हैं उनसे b बनेगा और जो पॉइंट लिखे हैं उनसे a बनेगा। और जब लाइन पैरेलल होगी, नोटिस करना, अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी b के, मान लो b बराबर ये है, जहां पर b1 b2 b3 DRS ऑफ वेक्टर, DCS नहीं DRS भी हो सकते हैं पर 1 से अगर अधिक हैं तो ये DRS ही होंगे। अगर कोई लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल है तो इसका मतलब लाइन का DRS प्रोपोर्शनल होगा। लाइन का DRS सपोज करो ABC है तो A प्रोपोर्शनल टू B1 होगा, B प्रोपोर्शनल टू B2 होगा, C प्रोपोर्शनल टू C3 होगा। इसे हम KB1 लिख दें, इसे हम KB2 लिख दें, इसे हम KC3 लिख दें। तो फाइनली A अपॉन B1 इज इक्वल टू के, B अपॉन B2 इज इक्वल टू के, C अपॉन C3 इज इक्वल टू के। होता तो ऐसे है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग ABC के बदले B1 B2 B3 रख देते हैं। इतनी चीज हम दिमाग नहीं लगाते, हम कहते हैं भाई पैरेलल है तो जो इसके DRS वही इसके DRS, क्योंकि ये K जो दिख रहा है आपको ये 0 में ट्रांसफर हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेशो में जब आप लिखेंगे KB1 KB2 तो K से K कैंसिल हो जाने वाला है, KB3 ये।
तो जो शुरुआत है, जो सोच है, वो यही है कि हम वेक्टर फॉर्म में ये चीज लिखते हैं और सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर मान लीजिए हम ये चीज लिखते हैं, तो आज की डेट में अल्फा बीटा गामा ए में और B1 B2 B3 ये बी में। ये होना है। तो शुरुआत हमारी ये है। अगर आप अपने पीडीएफ के पार्ट पे जाएंगे तो नोटिस करिएगा, ये रहा स्ट्रेट लाइन, vector equation of a straight line passing through a given point with position vector A and parallel to a given vector B। ये बन गई फॉर्म। तो मतलब कहीं पर मान लीजिए x माइनस वन, वाई प्लस टू, जेड माइनस थ्री अपॉन में 2 माइनस वन एंड 4 होता, कोई कहे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप r इज इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, देखो जो पॉजिटिव है ना वहां माइनस लिखा है प्लस लैम्डा 2i माइनस जे 4k। तो कई बार कहते हैं कि वेक्टर फॉर्म में लिखिए, कोई बात नहीं, सिमेट्रिकल फॉर्म में निकाल लीजिए आप और बाद में उसे ऐसा लिख दीजिए बाद में, कोई दिक्कत नहीं। पर इस बात को बार बार कह रहा हूं कि x प्लस अगर 1 है तो इसका मतलब पॉइंट होगा सॉरी माइनस वन। कहीं पर 2y प्लस 1 है तो y प्लस 1/2 किया जाएगा पहले, और बाद में आप पॉइंट निकालेंगे तो -1/2। ये है। तो ये चीजें हैं अपने आप। अब देखिए कार्टेशियन इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाई, और मैंने क्या कहा, ये चीज जो है ए को रिप्रेजेंट कर रही है और ये चीज जो है बी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये भी और ये भी अलग है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब ध्यान रखिए कभी भी अगर न्यूमेरिकली, देखिए न्यूमेरिकली कई बातें ऐसी होती हैं जब हम करते हैं तो पूरा जो फॉर्मूले हैं वो भी कई बार काम नहीं करते अगर हमारे पास उसका एक रफ आइडिया ना हो टॉपिक का। जैसे मान लीजिए कभी मुझे x माइनस वन अपॉन टू, वाई माइनस टू अपॉन वन, जेड माइनस थ्री अपॉन टू ये दे दिया और मुझसे कहा गया कि ये लाइन किसी प्लेन से होकर जा रही है, लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन या लाइन कट द प्लेन। तो जहां से पास होकर जाएगी किसी न किसी पॉइंट से गुजरेगी। अब वैसे तो हो सकता है कि प्लेन के किस पॉइंट से जाए, कहां से जाए, कह नहीं सकते, लेकिन एक अननोन पॉइंट से जा रही है या अननोन पॉइंट पर कट हो रही है, तो वो पॉइंट अगर फाइंड करना हो तो यहां पर आप लैम्डा के कुछ भी मानिए, इससे निकालिए एक्स की वैल्यू, इससे निकालिए वाई की वैल्यू और इससे निकालिए। तो जब भी कभी लाइन में किसी पॉइंट की, अननोन पॉइंट की निकालने की जरूरत हो तो ये तरीका ही अपनाया जाए, यही तरीका अपनाया। जब हम प्लेन करेंगे टॉपिक, उस जगह पर इसका बड़ा योगदान है। मान लीजिए हमने इसी क्वेश्चन में कह दिया कि लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन प्लेन, ये प्लेन है सब, ये प्लेन मान लो ऐसा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू, और ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है ये आप कह सकते हो पांव है, पांव, फुट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
तो कह देगा फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमें इसको फाइंड करना है। लाइन गिवन है, प्लेन गिवन है, क्या करें? ये पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये है, और ये पॉइंट अगर ये है तो ये पॉइंट आपके प्लेन में लाई कर रहा है, और प्लेन में लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो उसमें कंटेन कर रहा है। तो आपने बस इतना करना है, एक्स वाई जेड के बदले ये पॉइंट रखा और गौर करें, लैम्डा की वैल्यू आ गई -7/5, और आप यहाँ पर जहां जहां लैम्डा है वहां वहां -7/5 रखेंगे, और आप जब जैसे ही रखेंगे 7/5, ये आ जाएगा -9/5, ये रखेंगे -7/5, ये आ जाएगा 3/5, यहाँ रखेंगे -7/5, तो आपके लिए वैल्यू आ जाएगी 14, और 5 से 15, 1/5। ये रहा फुट ऑफ। तो इजी है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे मत जाए, पहले सोचें फॉर्मूला क्या है, क्या चीजें वो करवाना चाह रहा है, उन पर अगर जब आप ध्यान देंगे तो न्यूमेरिकल इजी होते जाएंगे। इतना डिफिकल्ट पार्ट तो इसमें है भी नहीं। कुछ है न्यूमेरिकल ऐसा डिफिकल्ट? बिल्कुल अति नहीं है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जब लिखी होती है तो किसी किसी बच्चे के मन में ये होता है कि सर यहाँ कहीं डीसीएस तो नहीं है। अब देखो, मान लो कहीं x-1/2, y-1/3 एंड z-2 कोई अगर आपसे ऐसे लिखकर पूछे कि बताओ ये क्या है, डीआरएस या डीसीएस? 101% डीआरएस। डीसीएस अगर होंगे तो 1 से छोटे होंगे। और नंबर एक, कोई कहे जी डीसीएस की फॉर्म में लिखो, भाई डीसीएस की फॉर्म में क्यों लिखेगा वो? नोट करना, 4 और 4 8, 8 और 9 17, ये होगा डीसीएस। भाई √17 सब में कॉमन है तो वो कैंसिल कर देगा। डीसीएस की फॉर्म में कभी लिखा ही नहीं मिलेगा, अगर लिखा मिलेगा तो नॉर्मली सिर्फ एक जगह लिखा मिलेगा। अगर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर कोई इक्वेशन है पैरेलल टू, तो हो सकता है कि अपॉन में 1 0 और 0 मिल जाए। ये है डीसीएस अलोंग एक्स एक्सिस, या पैरेलल टू एक्स होगा तो भी यही लिख देंगे, आप ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए कॉमन है, हट जाएगा। हाँ, पैरेलल टू वाई लिखा है तो 0 1 0, पैरेलल टू जेड लिखा है तो 0 0 1। इसके अलावा कभी भी आपको नीचे डीसीएस तो लिखा मिलेगा ही नहीं। ऑलवेज जब भी न्यूमेरिकल लिखा मिलेगा या आपको कोई देगा तो वो डीआरएस ही होगा लाइन का, ये कंफर्म है। ओके, ये रही इक्वेशंस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y बराबर 0, z बराबर 0, ये रहा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस को 3 डायमेंशन है ना, 2 डायमेंशन में ऐसा था, x एक्सिस की इक्वेशन y0, y एक्सिस की इक्वेशन x0। कंफर्म है भाई? अगर ये 3 डायमेंशन में आप हैं, ये x है, सपोज ये z है और ये y है, तो इस लाइन में कोई भी पॉइंट लीजिएगा, yz 0 है, इस लाइन में कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो xy 0 है, इस लाइन में कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो xz 0 है। मान लो यहाँ कोई पॉइंट लेना चाहते हो x और z के अंदर, तो जाहिर सी बात है x और z होगा लेकिन y 0, क्योंकि जेड एक्स प्लेन, देखो इसे बोलते हैं जेड एक्स प्लेन, जब दो एक्सेस को एक साथ लिखते हैं। जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन होती है y = 0। इसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, z = 0, मतलब इसमें जहां कहीं भी चलोगे z 0 होगा। इसे बोलेंगे वाई जेड प्लेन, इसमें x 0 होगा। नॉर्मल बातें हैं, आप जानते हैं। ये रही शुरुआत। ऐसे वाई एक्सेस चाहो तो 0 1 0 हो जाएगा, जेड एक्सेस चाहो तो 0 0 1 हो जाएगा, बात खत्म। अब आते हैं, आगे बढ़े अगर इसी चीज पर, फिर एक तो लाइन की इक्वेशन थी कि किसी पॉइंट से होकर जा रहा है। हमने जो अभी देखा, हमने क्या देखा सर? हमने नंबर 1 अभी जो पढ़ा, इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through alpha, beta, gamma with DRS A1, B1, C1 is, ये पढ़ा हमने, और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो R is equal to A plus lambda B, where A is equal to ये होता। अब जो फॉर्मूला आप पढ़ने जा रहे हैं वो ये है सर, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1। सीधी सी बात कहूं हिंदी भाषा में, दो पॉइंटों से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन 3 डायमेंशन, नोटिस करना 2 डायमेंशन में नहीं कह रहा, 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में तो अगर याद होगा आपको, दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन ये हुआ करती थी, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। और देखो इसको भी अगर आप चाहो तो सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख सकते हो, ये था 2 डायमेंशन। बस आज क्या हो गया, बंदा आ गया 3 डायमेंशन में, तो बस एक बंदा और आगे चला गया। तो वही चीज है, यहाँ जो इक्वेशन है वो ऐसी है। अब किसे x1 मानना है, किसे x2 मानना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ले लें। वो तो जब पॉइंट लिखे होते हैं तो पहले वाले को हम 1 लेते हैं, दूसरे वाले को हम 2 लेते हैं। हो सकता है नीचे नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव कैंसिल कर दीजिए, मान लो -2 -3 -4 आ गया तो बाद में 2 3 4 लिख दीजिए, बस काट के मत दिखाइएगा, क्योंकि साइन जो है वो कटता नहीं है, वो एलिमिनेट होता है। एलिमिनेट कैसे होता है, -1 से मल्टीप्लाई करके। तो इतना लिखेंगे तो थक जाएंगे, सो बेटर है काटिए मत, अपने आप बस 2 3 4 लिख दीजिए। और ये है देखो फॉर्मूला। लेकिन यही चीज जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसा लगता है, जिसमें से कोई पूछे ए क्या है, तो ए तो सर x1i y1j z1k है। और कोई पूछे बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ x2 y2 एंड z2। और ए आपको बताइए, बस। तो अगर मान लो हमें दो पोजीशन वेक्टर गिवन है और कहे कि लाइन उनसे पास होके जा रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखेंगे। हम इस जगह पर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट हैं 1 2 1 और 1 -1 3, लाइन पासिंग थ्रू। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो ये होगा, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है ये होगा। अब अगर हम वेक्टर की इक्वेशन लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, तो ये है, ए का मतलब i + 2j + k, और b - a का मतलब 2i में से i गया i, -j में से -2j गया -3j, 3k में से k गया +2k। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। कोई और तरीके से लिखना चाहे कि सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ ऐसे। कोई कहे नहीं सर मुझे तो प्रॉपर वे में लिख के दिखाओ, तो कोई प्रॉपर वे कुछ ऐसा है नहीं, पर फिर भी चलो। होता क्या है कि जब हमें बेसिक पता हो, हमें चीजों को घुमाना या समझना आता हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि क्वेश्चंस पेपर के कितने आए हैं, क्या हो पाएंगे,
आप मेथड, वर्किंग, प्रॉपर्टियों पर ध्यान रखेंगे तो पेपर में अगर न्यूमेरिकल चेंज भी हो जाए तो कॉन्सेप्ट के जरिए वो हो सकता है। लेकिन जो न्यूमेरिकल करके जाते हैं कि ये पेपर में फलाना साल आया है, ये उस साल आया है, ये उस साल आया है, ऐसे पढ़ने वालों की संख्या 80% है। एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे सैंपल पेपर, बहुत सारे एग्जाम्पलर, ये इतना कुछ करने से कोई फायदा नहीं है अगर वो जो कूड़ा करकट दिमाग में इकट्ठा नहीं होगा ढंग से, तो कूड़ा ही है एक्चुअल में प्रूफ। हम काम जो कर रहे हैं उसको दिमाग में एडजस्ट नहीं कर रहे हैं कि ये ऐसे और ये ऐसे और ये वैसे। इस तरह से जब करेंगे तब जाके पेपर बढ़िया होगा, पेपर नॉर्मल आएगा। लेकिन उम्मीद करें कि पेपर में अगर न्यूमेरिकल थोड़ा-सा भी 19-20 कर दिया जाए, तो कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए। और गौर करें मैंने इन दोनों को, इसको यहाँ इधर ले जाऊँगा, माइनस करूँगा, तो वैल्यू आएगी x - 1 y - 2 z - 1 इज़ इक्वल टू में है लैम्ब्डा i p लैम्ब्डा j और 2 लैम्ब्डा k। तो बेसिकली होता क्या है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ i, ये कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ j, ये कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ k, ये कंपेयर कर लिया। देखो इसको लिखा ऐसे, इसको लिखा ऐसे, इसको लिखा ऐसे, और देखो लैम्ब्डा सब में कॉमन है, तो ये रेशो जो है आपस में इक्वल रखती है। रेशो मतलब उन्हें इक्वल ना माने, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फॉर्म बन गई, यही रही। तो ये चीज हमारे इस टॉपिक में है। जब आप जाएंगे 2 पॉइंट से आ गया। अब देखिए ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब फॉर्मूला अगर हम नॉर्मल देखें, मैं आपसे अगर कहूं कि लाइन गिवन है x/1 y-2/1 एंड z-3/-1 और एक दूसरी लाइन गिवन है x-1/2 y-y+2/1 एंड z/, करिए -1। मैं कहूं कि ये दो लाइनें हैं, इनके बीच का एंगल निकाल। सपोज करो कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस लाइन के DRS, ये देखो पहली वाली के 1 1 -1 और दूसरे के DRS, मतलब ये A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2। जो फॉर्मूला होता है वो ये है सर, हमने वेक्टर में भी पढ़ा था ये। अगर DRS गिवन और DCS गिवन हो तो भी यही है, अगर DCS गिवन है तो ये है। तो A1/√, को L1 मानिए, A2/√A2² को L2 मानिए, यही है। ये है सर कॉस का फॉर्म। इफ फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब A1 कितना है, A2 कितना है, A3 कितना है, ये बताइए। अब गौर करें वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, R इज इक्वल टू, सपोज करिए A1 प्लस लैम्ब्डा B1 है और R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्ब्डा B2 है। तो आपको B1 B2 पर फोकस करना है। B1 और B2 इस जगह पर कितने हैं, ये DRS है। नॉर्मली जो मैं बॉक्स बना रहा हूं ये DRS है, ये लाइन नंबर 1 के, मान लीजिए यहाँ पर 1 1 एंड 2 है, यहाँ पर 2 1 एंड 3 है। और मैं कहूं कि इन दोनों के बीच का वेक्टर फॉर्म में लिखकर पूछूं कि इनके बीच का एंगल बताओ, तो कोई घबराने की बात नहीं है। 1 × 2 1 × 1 2 × 3 और अंडर रूट में गौर करें
इन तीनों के स्क्वायर का सम और फिर इन तीनों के स्क्वायर का सम, बस। और जो वैल्यू आ रही है वो निकाल लीजिए, दैट्स ऑल। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। तो पहले फॉर्मूले को समझेंगे ना तो क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इन्हीं चीजों के बुक में न्यूमेरिकल बने हुए हैं, हम लोग न्यूमेरिकल पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम भाई हमें प्रॉपर्टी पता है, चीजें पता है, तो फिर कुछ भी B1 हो, कुछ भी B2 हो, चाहे इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हो, चाहे सिमेट्रिकल फॉर्म में हो, क्या फर्क पड़ रहा है, हो जाएगा वो। ये चीज थोड़ी सी सोच के रखिए कि अगर मान लीजिए मुझे x माइनस अल्फा 1 अपॉन A1, y माइनस बीटा 1 अपॉन B1, z माइनस गामा 1 अपॉन C1, और दूसरी लाइन x माइनस अल्फा 2 अपॉन A2, y माइनस बीटा 2 अपॉन B2, और z माइनस गामा 2 अपॉन C2, या फिर मुझे r इज इक्वल टू अल्फा 1 i, बीटा 1 j, गामा 1 k प्लस लैम्डा A1 i, B1 j, C1 k, और r इज इक्वल टू अल्फा 2 i, बीटा 2 j, गामा 2 k, और यहाँ आ गया म्यू, ये से बोलते हैं म्यू, ये लैम्डा A2 i, B2 j एंड C2 k। ये दोनों चीज एक ही है, बस ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। और कहेगा फाइंड द एंगल, तो मैं नहीं समझता कि दोनों में कहीं कोई, अब लिखने का तरीका अलग है। लिखने का तरीका क्या है, इसे अगर B मानते हैं, इसे अगर B2 मानते हैं, तो यहाँ ऐसे लिखा होता है B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2, ऐसे लिखा होता है, चीज वही आनी। और यहाँ ऐसे लिखा होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2, मॉड B1 का मतलब है A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और मॉड B2 का मतलब है A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है। लोड नहीं देना है। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है और आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर लैम्डा और म्यू के इनटू में जो लिखा है उससे आप DRS निकाल के ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। मैथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल ही है, तभी वो ज्यादा लोगों को समझ में आती है। जहां पर मैथ रिजिड हो जाएगी, बहुत टाइट हो जाएगी, चाहे मैं चाहे आप चाहे कोई, वहां पर वो मैथ समझ नहीं आती है। वो कुछ ही लोगों को आती है जिनके लिए वो फ्लेक्सिबल हो। सब तो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मोस्टली। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप देखें, ये फॉर्मूला लिखा है, इसी का रूपांतर ये रहा, DCS ऑफ टू लाइंस आर गिवन, तो cos थीटा बराबर ये है। अगर कोई साइन का फॉर्मूला आपसे पूछ ले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, ये फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है, लेकिन इसे आप 5 बार लिख लीजिए, मेरी सलाह। ऐसे एक बार भाई, पहले चाहे तो पहले से ले लो स्टार्ट, या पहला छोड़कर एक बार इनका क्रॉस का स्क्वायर, अगली बार इनके क्रॉस का स्क्वायर, अगली बार इनके क्रॉस का स्क्वायर, बस ये हो गया साइन थीटा। फॉर्मूला याद करना आसान है। जैसे मान लो लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू 1, और ये सारे के सारे DRS नहीं है, DCS है, यहाँ पर ये 0 होगा। तो कॉस का और साइन का फॉर्मूला कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये कम इस्तेमाल होता है, इसीलिए लोगों को याद नहीं रहता। तो इसको बिल्कुल कंठस्थ करें। हिंदी में कहते हैं याद रखें, और बेकार भाषा में कहते हो रटें। अंग्रेजी में जो अच्छे लोग हैं, रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, की पॉइंट, अंग्रेजी में बोलने से ऐसा लगता है जैसे हम कोई बहुत हाई फाई बातें कर रहे हैं।
कुल मिला के रिमेंबर एंड की पॉइंट का मतलब ही हिंदी में कहें तो रटे, मतलब याद रखें। रटना बोलने में बुरा लगता है, लेकिन एक्चुअल में है तो हमारी भाषा का ही एक पूरक शब्द। आपने मेरा नाम याद रखा रितेश सेमवाल, बड़े प्यार से कहा सर आपका नाम तो हमें याद है, रटा हुआ है आपका नाम, तो अच्छा लग रहा है सुनने में। लेकिन यही चीज पढ़ाई में कहो तो कह रहे यार कैसा आदमी है, रटता है, बताओ समझा कर। अरे समझने वाली हर चीज रटी जाती है, तभी तो वो दोबारा डिलीवर होगी। अब याद ही नहीं आएगा तो क्या समझाओगे किसी को? तो याद रखें, बहुत जरूरी है। आप लोग पढ़ाई पर लोड इतना ज्यादा है, पेपर्स इतने बार होते हैं कि शायद सारा सिस्टम हिल जाता है, और पढ़ाई को हम फिर बाद में इकट्ठा खिचड़ी की तरह, खिचड़ी भी अच्छी होती है, दाल और चावल, दाल दिखती है उसमें, ऐसे खिचड़ी जिसमें समझ बिल्कुल सब कुछ ही मिक्स कर दिया, समझ ही नहीं आ रहा बनाया क्या था, किस चीज से बनाया था, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। देख लीजिए ये सारी चीजें हमने साइन कॉस, ये वेक्टर फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म, इनका मैंने यहाँ जिक्र कर दिया है, कई बार कर दिया। अब आता है सर स्ट्रेट लाइन के अंदर, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर ही कम से कम ABCDEFGH करके बहुत लंबा है। जैसे मुझे याद है ग्रेजुएशन लेवल पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो F था, मतलब ABCDE करने के बाद छठे नंबर पर आता था। आपके यहाँ पहले आ गया, अच्छी बात है, लेकिन A में क्या था, B में क्या था, C में क्या था, उनका कोई एक सवाल या आधा सवाल आपको दे देंगे। उसी चीज को अगर मैं करा दूं तो वो एडवांस मैथ बन जाएगी। एडवांस क्या है, आप 12th की चीज है, 12th के बंदे हैं, BSc की चीज कर रहे हैं, एडवांस है, वरना BSc में जाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर गौर करें, एक टॉपिक आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कभी आपने लोहे की बाल्टी देखी हो? अब तो खैर घरों में लोहे की बाल्टी नहीं है, प्लास्टिक की बाल्टी, और ऊपर नीचे आकार सेम है। आप कोई लकड़ी ले लें और उसके अंदर फंसाएं, इस तरह से, इस तरह से, तो जब लकड़ी बिल्कुल आपको ऐसा हो कि इस तरह से अटक जाए लास्ट में जाकर, कि जब हम ये कहें कि वो दोनों डिस्टेंस तो बहुत सारी हैं, ये डिस्टेंस जो लास्ट वाली है ये पैरेलल है, इसके भी, इसके भी, इसके भी, कईयों के पैरेलल है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का मतलब क्या है, लाइन, ये लाइन परपेंडिकुलर है इस साइड के भी और इस साइड के भी, परपेंडिकुलर, इस डिस्टेंस को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। और अगर सपोज करो कि ये जो लाइनें हैं जिनके बीच आप दूरी निकाल रहे हो, अगर ये कहीं पर कट हो जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, जहां मैं एक काला कर रहा हूं गोला, जहां वो कट कर रहे हैं, और जहां वो कट कर रहे हैं वहां डिस्टेंस कुछ भी नहीं होगी, वहां तो जीरो होगी, उनके बीच डिस्टेंस ही खत्म हो गया, एक दूसरे को ओवरलैप करके वो, मतलब कट करके वो। दो लाइनें हैं अगर पैरेलल हैं तो आप कहीं से भी चले जाओ दूरी बराबर होगी। अगर वो आड़ी तिरछी हैं तो हो सकता है दूरी यहाँ सबसे कम हो, लेकिन अगर वो आपस में कहीं कट गए तो जिस पॉइंट पर कटे हैं वो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इसका मतलब जीरो हो। तो ये बातें भी हमारे इस टॉपिक के साथ इंक्लूड है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इफ टू लाइन इन स्पेस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन SD इज जीरो, ओके है। यदि दो लाइन पैरेलल हैं देन SD बिटवीन देम इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी ओके है सर। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन, अब मान लीजिए ये लाइन है और ये लाइन है, मैं कह रहा हूं कि ये पैरेलल है, आप डिस्टेंस निकालो, तो हम क्या करें, किसी एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस, उसी पॉइंट से फिर दूसरी लाइन का डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये P1 है और ये P2 है, तो आज की डेट में P2 माइनस P1 करेंगे तो बीच की दूरी निकल जाएगी, ये भी संभव है। तो डायग्राम को जब आप सोचने बैठेंगे तो हो सकता है अपनी बुक के तरीकों से अलग तरीके से भी काम कर सकते, ये कंफर्म बिल्कुल। तो लिखा है सर इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन SD बिटवीन देम विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल ओके। और यहाँ देखो लिखा भी है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वन लाइन ऑन टू द अदर लाइन,
उस डिस्टेंस का उस परपेंडिकुलर का डिफरेंस निकालें। और देखिए तीसरी तरह की चीज आती है कि अगर लाइन ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्ट कर रही हो, जो बाल्टी का एग्जांपल मैंने दिया, ऐसी लाइंस को नॉन कोप्लेनर स्क्यू लाइंस कहते हैं हम लोग, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल। इनके लिए एसडी का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। इनके लिए एसडी के फॉर्मूले में परिवर्तन मांगे। यहां से हमें आगे बढ़ना है और ये एक अलग टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन जितना हमने पहले पढ़ा वो अलग चीज थी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, बट ये एक अलग बात पूछी और लिखा आएगा। ये भी एक अच्छी बात है कि आपको न्यूमेरिकल में ये लिखा होगा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो कुछ नहीं करना, आपको तो खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब इतना दिमाग कौन लगाता है कि ये पैरेलल है, ये वो है, ये है। आपको एक लाइन ये गिवन है, एक लाइन ऐसे ही पढ़ते हैं हम। आज अगर कोई क्लास में करा रहा है या कहीं करा रहे हैं तो क्या कहते हैं कि भाई इसका तो एक ही न्यूमेरिकल आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है, एक लॉन्ग में आता है, कुछ नहीं है, बस क्या टेंशन मत लो, सिंपल हो जाएगा। पूरे साल करते क्या रहते हैं, एक हम करते रहते हैं डिफरेंशियल, एक इंटीग्रल और एक मैट्रिक्स। तो करना कुछ नहीं है। ये लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है, यहाँ B1, यहाँ से B2, यहाँ से A1, यहाँ से A2। ये फॉर्मूला है P1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 और अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूल। तो भाई फॉर्मूले में रखा, क्वेश्चन खत्म। अब भाड़ में गया क्या है एसडी और क्या है कुछ। इसे कहते हैं हम एक्चुअल में, शुरुआत तो देखो ऐसी होती है पढ़ाई की, फिर धीरे धीरे वो समझना शुरू करता है, सोचना शुरू करता है। वरना आज की डेट में ये फॉर्मूला अगर याद ना हो तो सोचते रहो फिर आप। तरीके और भी हैं, लेकिन ये वेक्टर का तरीका है। और मैंने कहा था ए डॉट बी क्रॉस सी कहीं लिखा है तो उसे आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कह सकते हैं। और यहां पर ए का कोफिशिएंट, यहां पर बी का कोफिशिएंट, यहां पर सी का कोफिशिएंट वेक्टर में पढ़ा है हम, उससे निकाले। तो कल हम इसी टॉपिक पर काम करेंगे, एसडी पर। आज इतना ही करेंगे।